अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज का सेकंड टॉपिक स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद एक फर्स्ट टॉपिक ही हो गया इंटरनल एनर्जी है। 14.1 टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, और केमिस्ट्री में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और बॉन्डिंग की वजह से होती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल्स की मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इन सब की वजह से होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज यानी कि बॉन्डिंग की वजह से होती है। आपकी बुक में उसने बताया कि अगर हीट करो तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। हीट करने से इंटरनल एनर्जी इस तरह से इंक्रीज करती है, जैसे ही आप हीट करती हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी मोशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। उनकी मोशन के इंक्रीज करने से क्या होता है? उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे एनर्जी इंक्रीज करती है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। उसके बाद क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इस तरह से हीट करने से उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो इस तरह से हीट करने से इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरकन्वेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें फर्स्ट उसने लिखा है कि सॉलिड इनटू लिक्विड, कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। सेकंड में बताएगा लिक्विड इनटू गैस, और लास्ट उसने बताया हुआ है गैस इनटू लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन कैसे होती है। अच्छा, इंटरकन्वेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स में सबसे पहले सॉलिड इनटू लिक्विड है। इसको हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग। ऑब्वियसली स्टूडेंट जब सॉलिड मेल्ट करेगा तो वो लिक्विड में चेंज होगा, तो इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग। सबसे पहले आपको पता है जो सॉलिड होता है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो आइंस हैं वो आपस में बहुत करीब करीब होती हैं। इतने करीब करीब होती हैं कि उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। और इसलिए सॉलिड क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं सॉलिड को हीट करने से क्या होगा? सॉलिड को हीट करने से उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है एटम्स की वो इंक्रीज करेगी। अपनी सेम पोजीशन पर रहेंगे, अपनी मीन पोजीशन पर क्या करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। इन वाइब्रेशनल मोशन करने की वजह से उनकी एनर्जी पहले इंक्रीज होगी, और इन एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगी? उनकी मोशन इंक्रीज करेगी। सबसे पहले हमने उनको हीट किया। इस रोल ऑफ हीट में क्या होगा? हमने सबसे पहले उनको हीट किया। हीट करने से क्या होगा? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज करते हुए और मजीद एनर्जी, मजीद हीट प्रोवाइड करते हुए उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो क्या होंगी? वीक होना शुरू हो जाएंगी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। जब जैसे भी उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। जब वो दूर दूर जाना शुरू करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सॉलिड मेल्ट होगा यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर, उसके बाद सॉलिड मेल्ट होने के बाद वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड में जब चेंज होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा सॉलिड का वो सारा कोलैप्स कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से रोल ऑफ हीट में सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट में देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया? हीट किया। जब हमने हीट किया सॉलिड को तो उससे क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से इनकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज कर गई। वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज करते करते ये वक्त आया कि उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस थी वो वीक होना शुरू होगी, वो वीक होना शुरू होगी। जब कोहेसिव फोर्सेस इतनी वीक हो गई कि सॉलिड क्या कर गया? मेल्ट कर गया। जैसे सॉलिड मेल्ट करेगा तो उसके बाद अगर हम जितनी भी फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स, उससे सॉलिड का टेम्परेचर मजीद नहीं इंक्रीज करेगा। वो जो हीट होगी ना वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग जाएगी। जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो उसका सॉलिड का सारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। स्ट्रक्चर कोलैप्स करने से किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ आपकी बुक में बता रहा है कि फर्दर हीटिंग यानी कि जब जैसे मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और तब भी मजीद हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक सॉलिड किस में चेंज ना हो जाए? लिक्विड में ना चेंज हो जाए। और ये जो फर्दर हीटिंग है वो इसलिए यूज होती है कि सॉलिड को कंप्लीटली तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट कर दे।
सो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट हमारा है लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस है। सबसे पहले देखेंगे, आपके पास एक लिक्विड है, आपको पता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रा थोड़ी सी स्पेस उनमें होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से इनकी मोशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, रैंडमली मूव करेंगे। और रैंडमली मूव करने में तीन तरह की मोशंस करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। जैसे इनकी काइनेटिक इंक्रीज करने से इनकी मोशन इंक्रीज करेगी, एक वक्त ये आएगा कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। और उनके फोर्सेस का ब्रेक होने के बाद एक वक्त आएगा कि लिक्विड्स क्या करेंगे, बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां के ऊपर ये जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो सरफेस के पास आएंगे और सरफेस के ऊपर से एस्केप करना शुरू कर देंगे। और ये एस्केप करना उस वक्त मुमकिन होगा जब वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। और इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए कि वो सरफेस तक पहुंचते हुए अपनी खुद को एस्केप कर ले, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इतना इंक्रीज कर ले, खुद को एस्केप कर ले, और उसका वेपर्स का जो प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो क्या कर जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया। यहाँ पर लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो गया, वेपर्स में, यानी कि गैस में चेंज होना शुरू हो गया। फर्दर हीटिंग, तब तक हम लिक्विड को हीट करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली तौर पर किस में कन्वर्ट ना हो जाए, गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये बता रहा है कि जब आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगा, जो गैस का टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, तब तक जो लिक्विड का टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तब तक भी सेम रहेगा जब तक वो गैस में कंप्लीटली तौर पर कन्वर्ट नहीं हो जाता। जो फर्दर हीटिंग है वो किस लिए यूज होगी, वो लिक्विड को गैस में कंप्लीटली तौर पर कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने रोल ऑफ हीट में क्या है, सबसे पहले इसको हीट करेंगे। हीट करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज करेगी कि जो कोहेसिव फोर्सेज हैं वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी, वो ब्रेक होंगी। और उनके ब्रेक होने से एक पॉइंट आएगा कि मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आकर एस्केप करना शुरू कर देंगे, और उसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया, वेपर प्रेशर का क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। और फर्दर हीटिंग, तब तक हीट करते रहेंगे जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जो फर्दर हीटिंग है लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट और थर्ड आपकी बुक में इसमें पॉइंट बताया वो गैस इनटू लिक्विड है, कि गैस इनटू लिक्विड कैसे होता है। लिक्विड इनटू गैस, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ वेपोरेशन। और इसके बाद गैस इनटू लिक्विड है मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जैसे कि हमने मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग देखा, और मैकेनिज्म हमने बॉइलिंग देखा या वेपोरेशन देखा, लेकिन जो मैकेनिज्म कंडेंसेशन है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है कि क्लोज सिस्टम में हमेशा होगा। हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सिस्टम बिल्कुल ओपन था, सॉलिड को भी हम ऐसे हीट कर रहे थे, और लिक्विड को हम भी ऐसे हीट करके हमने इधर बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया सिस्टम का कि सिस्टम क्लोज होगा या सिस्टम ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सिस्टम क्लोज है, क्योंकि जब गैस किसी भी एक सिस्टम में मौजूद होगी और वो सिस्टम वहाँ से क्लोज होगा, वहाँ पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कूलिंग करेंगे। टेम्परेचर कूलिंग का इफेक्ट ये पड़ेगा, फिर टेम्परेचर के डिक्रीज करने से ये होगा, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से उनकी एनर्जी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू कर देंगे। और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो क्या हो जाएंगी, वो स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेज की, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो ट्रांजिशन हो जाएगी गैस की लिक्विड में, यानी कि इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन हो गई है। तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि मैकेनिज्म कंडेंसेशन क्या है। सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एक क्लोज सिस्टम में। उसके बाद हीट
जैसे कम होगी टेम्परेचर, कैसे जैसे ही कम होगा कूलिंग इफेक्ट होगा, तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी के डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब करीब आने से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और उसके बाद एक वक्त आएगा कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ट्रांजिशन इनटू लिक्विड हो जाएगी, और इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स आज ये हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं, conversion of solid into liquid, conversion of to gas, liquid into gas, and conversion of gas into liquid. So students, next topic जो हमारा 14.3 है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। जो अभी हमने देखा कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल स्टेट्स है, उसको हम कर्व की मदद से पढ़ेंगे कि इसकी मदद से हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर देने से इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज करती है, और उसके बाद सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पर मेरे पास मैंने एक एक्स एक्सिस पर इंटरनल एनर्जी को लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर को लिया है। पॉइंट ए, ओरिजिन से मैं स्टार्ट करता हूँ कर्व ड्रा करना। यहाँ पर तक मैंने कर्व को ड्रा किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर सॉलिड हीट किया जा रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उसकी वाइब्रेशनल मोशन यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की मोशन इंक्रीज करती है। और एक पॉइंट आता है पॉइंट बी, जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसी को मैं कहता हूँ कि ये मेल्टिंग पॉइंट है। पॉइंट बी को मैं कह रहा हूँ ये मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो फर्दर हीटिंग है ना, वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन वो क्या करती है, जो सॉलिड होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। और जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर पॉइंट सी कह रहा हूँ कि वो पॉइंट सी है। अब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी इंटरनल एनर्जी भी मजीद इंक्रीज करेगी। अब जो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज करने से उनकी मोशन इंक्रीज करेगी। जैसे मोशन इंक्रीज करेंगे, उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक होंगी। वो वीक होने की वजह से एक पॉइंट आएगा कि लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं पॉइंट डी को कह रहा हूँ कि ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जो फर्दर हीटिंग है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जो फर्दर हीटिंग है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगी। और जैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगी और सारा लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट ई एफ से शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स दोबारा देखें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में तक जाने के लिए फर्दर हीटिंग, जो हीटिंग की गई है, जो टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, उससे सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उसकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज की है और उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच किया है। उसके बाद फर्दर हीटिंग ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है। फिर लिक्विड को मजीद टेम्परेचर देने से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट रीच करते हैं पॉइंट डी पर, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और जैसे गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर फर्दर हीटिंग उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, बल्कि तमाम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। और फिर यहाँ पॉइंट एफ पर क्या मौजूद है, हमारे पास है वेपर्स मौजूद है। स्टूडेंट्स ये था हीटिंग कर्व। यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइडिंग्स बनाऊँ तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले इसकी जो हाइडिंग बनेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, एंड फ्रॉम पॉइंट डी टू ई, और लास्ट आप कह दें कि एट पॉइंट एफ। इसमें आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बुक में भी लिखा हुआ है उसको सिर्फ आप समझें, जैसे मैंने आपको बताया इसको सिर्फ समझे, और अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। फॉर पॉइंट ए टू बी, सॉलिड को हीट किया जा रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, उसकी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मोशन इंक्रीज करने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक हो रही हैं। उसके बाद आप बताएंगे पॉइंट बी टू सी क्या हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद पॉइंट बी टू सी क्या कर रहा है कि यहाँ पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद बताएं कि पॉइंट सी टू डी, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज कर रही है, कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक हो रही हैं, और वहां तक डी तक जाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है। और फिर बताया फ्रॉम पॉइंट डी टू ई क्या हो रहा है, डी पर बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से डी टू ई में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और एट पॉइंट एफ आपके पास वेपर्स मौजूद हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वेपर्स में सॉलिड कन्वर्ट हो गया है।
एट लास्ट। उसके बाद देखें ये एक हीटिंग कर्व थी। अब इसी को अगर डिफरेंट डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से देखेंगे तो इसी को कहेंगे कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं देखूंगा कि मुझे अब टेम्परेचर, पहले मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब मुझे रिवर्स जाना है तो जाहिर सी बात, मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, मुझे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास वेपर्स मौजूद है। जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं करीब करीब आएंगे, जैसे ही करीब करीब आएंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से वेपर्स, पॉइंट एफ पर वेपर्स मौजूद है, पॉइंट ई से डी तक जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर पॉइंट डी में वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर पॉइंट एफ टू ई गैस के टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसके मोलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, उसके मोलिक्यूल्स करीब करीब आने से अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। पॉइंट ई टू डी में टेम्परेचर इंक्रीज, मजीद डिक्रीज नहीं करेगा और वो गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर पॉइंट डी टू सी क्या करेगा, लिक्विड का टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी मजीद डिक्रीज होगी। उसके इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल करीब करीब मजीद आएंगे और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। और पॉइंट सी टू बी ये एक्सप्लेन करेगा कि जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक ये क्या थी आपके पास, कूलिंग कर्व थी। फ्रॉम पॉइंट एफ टू ई फ्रॉम पॉइंट ई टू डी फ्रॉम पॉइंट डी टू सी एंड फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लास्ट पर एक एग्जांपल लिखी गई है, इसको मैं एक थर्ड हेडिंग बना देता हूँ। आपकी बुक के लास्ट पर ये एग्जांपल है वाटर की। और वाटर की कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है कि वाटर आइस की फॉर्म में है। आइस की फॉर्म में अगर वाटर मौजूद है तो उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया जाएगा कि वो कहाँ तक पहुँचे, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे। आइस यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो आइस यानी कि सॉलिड था उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मोशन इंक्रीज की, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स आपस से दूर दूर जा रहे हैं, उनके अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होना शुरू होगी। और पॉइंट डी पर क्या हुआ, टेम्परेचर इतना 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और जो सॉलिड है वो किसमें मेल्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड में, यानी कि आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद जो फर्दर हीटिंग हो क्या करेगी, सारी आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद पॉइंट सी पर क्या होगा, हमारे पास लिक्विड मौजूद होगा। लिक्विड का टेम्परेचर इतना राइज किया जाएगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। यहाँ तक पहुँचने तक उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन मजीद इंक्रीज करेगी और वो अट्रैक्टिव फोर्स से मजीद ब्रेक होंगी। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा लिक्विड के फेज में। जैसे ही लिक्विड बॉयल होगा, फर्दर हीटिंग क्या करेगी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगी। और जैसे गैस में कन्वर्ट करेगी उसका क्या होगा, जो वेपर्स है वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, सॉरी लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, तो हम वेपर्स में चेंज हो जाएगा एट पॉइंट एफ। ये थी वाटर की हीटिंग कर्व, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक बताया गया है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद फर्दर हीटिंग का बताया गया। अगर इसकी कूलिंग कर्व देखी जाए, वाटर की कूलिंग कर्व देखी जाए, तो ये भी इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। पॉइंट एफ पर क्या है, हमारे पास वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, एनर्जी कम होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। ई टू डी क्या करेगा, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन होगा। ई पर पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन है। ई क्या, ई से डी क्या होगा, जो लिक्विड सॉरी गैस है वो सारी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। उसके बाद पॉइंट डी पर क्या होगा, डी टू सी के मजीद हम हीट को कम करेंगे, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में लिक्विड की फॉर्म में मजीद करीब करीब आएंगे और करीब करीब आने से अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप होंगी। और यहाँ से सी टू बी क्या करेगा, फर्दर कूलिंग क्या करेगी, इसको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि जो लिक्विड वाटर की फॉर्म में है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, इसको आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरह से ये कूलिंग कर्व इसकी शो की गई है। तो स्टूडेंट्स
आज हीटिंग एंड कूलिंग कर्व देखा गया। हीटिंग कर्व क्या होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, और कूलिंग कर्व क्या होती है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसको ग्राफ की मदद से ये ड्रॉ किया है। हमने देखा एक्स एक्सिस पे हमने एनर्जी को लिया, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया। उसके लास्ट में हमने एग्जांपल भी देखी वाटर की, कि वाटर को अगर देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल में, उसकी हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व कैसी होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको फेयरली इसका आंसर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।